आज का पाठ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स माने धातुएं, नॉन मेटल्स माने अधातु। धातु और अधातु, धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आज। मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स टॉपिक दिया है, धातु और अधातु पाठ का नाम है। शुरू करते हैं। पाठ 7, धातु अधातु। विश्व के सभी वस्तुएं या पदार्थ तत्वों, यौगिकों या उनके मिश्रणों से बने होते हैं। वैज्ञानिकों ने तत्वों का सामान्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु या धातु सदृश इस प्रकार से वर्गीकरण किए। अब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी तत्व हैं जो मूल रूप में पाए जाते हैं, या तो वे यौगिक है या मिश्रण। यौगिक और मिश्रण का जो अंतर है हम लोगों ने 7वीं कक्षा में पढ़ा है। मिश्रण जैसे भेल है, ढेर सारी चीजें उसके साथ किसी भी प्रमाण में मिक्स किए तो मिश्रण बन गया। और यौगिक क्या है, उसके लिए एक निश्चित प्रमाण की आवश्यकता होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, यौगिक। अर्थात जो हम लोग खाने वाला नमक खाते हैं, नमक जो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वह नमक, वह एक यौगिक है। इस तरह से यौगिक और मिश्रण से सब चीजें बनी है। अधिकतर चीजें विश्व की जितनी भी हमको दिखाई देती है। अब उसमें मुख्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होता है, अधातु क्या है और उपधातु, धातु सदृश जिसे कहते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स ऐसे नाम है। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कुछ ब्रॉन्ज, मेटल स्लग, स्टील, ब्रास, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, कॉपर, ऐसी कुछ चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ पर चांदी की तरह ब्रिक्स दिख रहे, ईंटें दिख रही हैं, गोल्ड के ब्रिक्स दिख रहे। तो चांदी और सोना। अब धातुएं क्या है हम पढ़ते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये कुछ धातुएं हैं। अब धातुओं को पहचानेंगे कैसे। धातुओं में चमक होती है, वे कठोर होती हैं, उनसे तार या पतली चादरें बना सकते हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनावेशित आयन, धनायन अर्थात केटायन निर्मित करती है। अब धातुएं क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या है, रासायनिक गुणधर्म क्या है, हम सब आगे पढ़ने वाले। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये सब कुछ धातुओं के नाम है। जिसमें से ढेर सारी धातुएं ऐसी है जिसका हम दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं, या हमारे आसपास वो सब चीजें दिखाई देती है। जैसे मेटल्स के ग्रिल्स है, खिड़की दरवाजों में लगे लोहे के ग्रिल्स या लोहे की चद्दरें, जिसका दरवाजे में भी उपयोग करते हैं, डोर्स में उपयोग करते हैं, सेफ्टी डोर्स में, सेफ्टी ग्रिल्स में। जो ग्लास हम लोग घर पे उपयोग कर रहे हैं, स्टील की है। उस तरह से जो ऑर्नामेंट्स महिलाएं जो या पुरुष भी जो पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स गहने जो पहनते हैं, वो सोने के होते हैं, चांदी के होते हैं, लोहे की बहुत सारी चीजें, तांबे का तार है। इन सब चीजों का हम लोग दैनंदिन जीवन में उपयोग भी करते हैं, वो हमारे आसपास दिखाई देती हैं। ये सब चीजें धातुएं, मेटल्स है। अब धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दिया है अवस्था, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब किस अवस्था में धातुएं मिलती हैं। सामान्यतः सभी धातुएं जो रूम टेम्परेचर पे, सामान्य तापमान पे, जिस तापमान पे हम रह रहे हैं, सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती। लेकिन कुछ धातुएं इसका अपवाद है। उदाहरण के लिए पारा तथा गैलियम, ऐसी कुछ धातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। यहाँ पर एक थर्मामीटर दिया है, थर्मामीटर तापमापी, हम लोगों ने देखा है ज्वर नापने के लिए भी उपयोग करते हैं। यहाँ पर ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन है, इसके अंदर भी पारे का इस्तेमाल होता है। पारा, मर्क्यूरी एक धातु है, किंतु वह द्रव अवस्था में होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सामान्यतः सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद है।
अपवाद है अर्थात कुछ चीजें जो ठोस अवस्था में। अब मेरे पास यहाँ पर एक थर्मामीटर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। थर्मामीटर जिसका उपयोग हम लोग बुखार नापने के लिए करते हैं, यहाँ पर दिखाई देता है। अब यह इस घुंडी में मर्क्यूरी भरी होती है। मर्क्यूरी अर्थात पारा। पारा मतलब इसके अंदर जिसका उपयोग करते हैं, द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह भी एक तरह से धातु है और यह द्रव अवस्था में अर्थात अपवाद है। और ज्यादातर जनरली सभी मेटल्स हमेशा ही ठोस अवस्था में होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब चमक, चकाकी जिसको लस्टर बोलते हैं इंग्लिश में, चकाकी। चकाकी मीन्स चमकना, मराठी शब्द है। या चमक हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ पात्र दिख रहे हैं, तांबे के पात्र हैं। इन दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। ये ब्रास का है, पीतल का है। अब ये धातुएं हम लोगों ने घर पे इमली से या नींबू से इनको रगड़ के देखा होगा, तो इस तरह से चमक जाते हैं। अब यहाँ पर दो दिखाई दे रहा है। एक हैंडल थोड़ा सा काला पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ग्रीनिश लेयर आ जाता है। उसके बाद उसको जब हम साफ करते हैं तो इस तरह से उसमें चमक दिखाई देती है। नींबू से घसते हैं या इमली से, या पीताम्बरी पाउडर भी है, जिससे हम लोग तांबे के लोटे को भी जब रगड़ते हैं, घसते हैं, तो उसके बाद उसके अंदर एक अच्छी सी चमक आती है। इसका मतलब है कि हमारे घर में तांबे के, पीतल के जो भी बर्तन है, उसको हम लोग नींबू से, एसिडिक चीजों से रगड़ेंगे तो जाकर के उसके अंदर चमक आती है। इसका मतलब है धातुओं को घसने के बाद, घिसने के बाद वह उसके अंदर चमक आती है। उदाहरण के लिए तांबे का तार है, जो इलेक्ट्रिक वायर में हम लोग उपयोग करते हैं, उसको अगर हम लोग काटते हैं, काटने के बाद थोड़ा सा अगर जमीन पर भी रगड़ेंगे तो उसके अंदर चमक आती है। अर्थात उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन मतलब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो चमकदार वस्तुएं होती है उससे प्रकाश टकरा करके वापस आता है। तो इन सब चीजों का हम लोगों ने देखा है, इस तरह से अपने घरों में भी इस्तेमाल की जाने वाली चीजें, जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि धातुओं में चमक होती है। कठोरता, सामान्यतः धातुएं कठोर होती है, वे नरम नहीं होती। जितनी भी धातुएं, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, सभी चीज धातुएं अधिकतर कठोर होती है, उसके अंदर कठोरता का गुणधर्म पाया जाता है। किंतु कुछ धातुएं इसकी भी अपवाद है। उदाहरण के लिए यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम दिया है। सोडियम और पोटेशियम धातुएं होते हुए भी इसके अंदर कठोरता का गुणधर्म नहीं पाया जाता, इसलिए इसको इसका अपवाद कहते हैं। इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सोडियम की धातु को चाकू से काट रहे हैं। उसी तरह से पोटेशियम धातु है, वह भी सॉफ्ट होती है, नरम होती है, उसमें कठोरता का गुणधर्म नहीं होता। किंतु ज्यादातर, सामान्यतः सभी धातुएं कठोर अवस्था में होती है। अपवाद सिर्फ यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम दिया गया है। तन्यता, डक्टिलिटी, अगर हम लोग सुने, यहाँ पर दिया है, क्या तुम स्वर्णकार की दुकान में गए हो, स्वर्णकार को सोने या चांदी के तार बनाते हुए देखा है क्या? छिद्र में से धातु खींचने पर उसकी तार बनती है। इस गुणधर्म को धातु की तन्यता अर्थात वायर के हम लोग उसको डक्टिलिटी, जो उसकी तन्यता जो गुणधर्म है, उसके आधार पर हम कितना भी लंबा वायर बना सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए उपयोग किए जाने वाला तार है। वो इंसुलेटेड होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवर होती है, जिसकी वजह से करंट ना लगे लोगों को। खुले तार नहीं होते, लेकिन उसके ऊपर की प्लास्टिक हटाएंगे हम लोग तो इस तरह का तार उसके अंदर दिखाई देता है। अर्थात धातुओं में तन्यता का गुणधर्म है, जिसके आधार पर हम लंबा तार या वायर बना सकते हैं। उसी तरह से सोने के तार बच्चों के कान में, बचपन में कान में या नाक में छिद्र करके डालते हैं, हम लोगों ने देखा है। तो इस तरह के स्वर्णकार के यहाँ जाएंगे, तो सोनार का काम करते हैं, उनके यहाँ जाएंगे तो इस तरह के तार हमको दिखाई देते हैं, या वह व्यक्ति तार बनाता हुआ हमको दिखाई देता है। तो तन्यता यह धातु का एक गुणधर्म है, इसको डक्टिलिटी बोलते हैं। अब आघात वर्ध्यता क्या है? मैलेबिलिटी। एक कील लेकर के अगर हम उसको चबूतरे पर ठोकते हैं या किसी लोहे के प्लेट के ऊपर रख करके उसको ठोकते हैं, पीटते हैं, तो वह एक प्लेट की तरह तैयार या चपटा होते चले जाता है। या हम लोगों ने कॉइन देखा है, सिक्का देखा है, पैसा देखा है, बराबर है, वह भी एक धातु है, उसको छोटे से सीट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर तांबे की एक प्लेट दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आघात वर्धता धातुओं में होती है।
जिससे हम पतली चादर तैयार कर सकते हैं। तो इसका मतलब है आघातवर्धता, मेलेबिलिटी। आघातवर्धता का अर्थ है कि किसी भी धातु को पीट करके पतली चादर के रूप में हम बना सकते हैं। इसको कहते हैं आघातवर्धता। आघात सहने की क्षमता धातुओं में होती है और उससे पतली प्लेट्स बन सकती है। तो तन्यता और आघातवर्धता। डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? तन्यता का मतलब है उसको खींच करके, तान करके तार के रूप में बना लेना। और आघातवर्धता उसको पीट करके, ठोक करके छोटी सी पतली सी प्लेट के रूप में कन्वर्ट करना, बनाना, इसको आघातवर्धता कहते हैं। यह धातुओं का भौतिक गुणधर्म है। अब उष्मा का संचलन। उष्मा का संचलन यहाँ पर दिया है। एक छोटी सी पैन है, कढ़ाई मेटल की, उसके उसको हम लोगों ने गैस पर या चूल्हे पर रखा है, और जैसे उसको हाथ लगाते हैं हाथ हमारा जल जाता है। उसका कारण क्या है? उष्मा का संचलन, कंडक्शन ऑफ हीट। सबसे पहले यहाँ की प्लेट गर्म होती है, फिर धीरे 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 जो उसकी हीट है आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, और जैसे हम इस भाग को छूते हैं वैसे हमें हमारा हाथ जल जाता है, या तुरंत जल हम जाता उसको है। हाथ को पीछे लेते हैं। इसलिए यहाँ पर प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं, एकदम हार्ड प्लास्टिक जो होता है, या लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं उस मेटल के ऊपर पकड़ने के लिए, जिसकी वजह से वह उष्मा का प्लास्टिक कुचालक होता है, या लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, उसके अंदर हीट नहीं जाता। या हम लोग उसको फिर कपड़े वगैरह से पकड़ते हैं कि हमारा हाथ नहीं जले। इसका मतलब है धातुओं में उष्मा का संचलन होता है। इस धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील, ये सब चीजें धातुओं, ये सब धातुएं उष्मा के संचलन इसके अंदर आसानी से होता है। हम लोगों ने देखा है, जो भी हमारे घर पर पात्र है, बर्तन है एल्यूमिनियम के, उसको हम गर्म करते हैं, उसको छुएंगे तो तुरंत हाथ जल सकता है। इसका मतलब है इन धातुओं में उष्मा का संचलन होता है, कंडक्शन ऑफ हीट। अब विद्युत का संचलन क्या है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, उसके अंदर तांबे के तार है। तांबे के तारों के माध्यम से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। एल्यूमिनियम का तार होगा, उसमें भी सोने का तार होगा, चांदी का तार होगा, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। उसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का संचलन। अब ऐसी एक धातु है जिसमें उष्मा का संचलन नहीं होता, उसका नाम है सीसा। सीसा एक ऐसी अपवाद है जिसमें विद्युत का संचलन नहीं होता। इसका मतलब विद्युत और उष्मा की सुचालक नहीं होती। यह एक ऐसी एकमात्र धातु है। डेंसिटी, घनत्व क्या है? धातुओं का घनत्व अधिक होता है। अपवाद सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इन सब चीजों का घनत्व पानी के घनत्व की अपेक्षा कम होता है। लिथियम का घनत्व 0.53 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। पानी के घनत्व के साथ अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं, पानी का घनत्व क्या है? अगर कोई भी चीज पानी से ज्यादा भारी होगी, उसका घनत्व अधिक होगा, तो पानी में डूब जाएगा। अगर पानी के ऊपर तैर रहा है तो उसका घनत्व पानी की अपेक्षा कम है। अब द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है। जैसे पानी है, पानी को जब हम लोग ठोस अवस्था में लाते हैं तो बर्फ बन जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजर में रख दिया है तो छोटा सा बर्फ का टुकड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ट्रे होती है उसके अंदर रखते हैं। अब जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू की, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, पिघलने का, इसको द्रवणांक। और बॉइलिंग मतलब अब जब वो पानी में परिवर्तित हुआ, परिवर्तित होने के बाद जब हम उसको उबालना शुरू करते हैं, पानी उबलना शुरू करता है, उसमें से वाफ निकलना शुरू होती है, तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले द्रवणांक और क्वथनांक क्या है वह पता होना चाहिए। द्रवणांक मतलब जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर कोई भी चीज पिघलती है उसको हम द्रवणांक कहते हैं, और जिस तापमान पर वह बॉइल होती है, उबलना शुरू करती है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सामान्यतः धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्वाद, मर्क्यूरी है, पारा है, गैलियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, के पोटेशियम, सोडियम, गैलियम। तो इस तरह से जो भी चीजें हैं, जो अपवाद है यहाँ पर दिए, द्रवणांक और क्वथनांक ज्यादातर अधिक होते हैं।
यहाँ पर उसको पिघलाया गया है लोहे को, तो दिखाई दे रहा है उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, तब जा करके लोहा पिघलता है। और हमारे हम जो पानी बॉईल करते हैं उसका जनरली 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना शुरू करता है, उबलना शुरू करता है। फिर है ध्वन्यात्मकता, सोनोरिटी। अब हम लोग किसी भी मेटल को जब पीट करके देखते हैं तो उसके अंदर से एक आवाज निकलती है, उसको बोलते हैं ध्वन्यात्मकता। उदाहरण के लिए मंदिरों में घंटी बजाते हैं, घंटा बजाते हैं, या छोटी घंटी अपने घर पर बजाते हैं, या इस तरह का गणेशोत्सव के समय या किसी भी प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा होगा पीटते हुए दिखाई देते हैं, और ढोल ताशे नगाड़े बजते हैं तो उस वक्त इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करते हैं। एक तरह से यह ध्वन्यात्मकता, सोनोरिटी मेटल्स में होती है। अब और हर एक मेटल्स की अलग अलग आवाज होती है, उसके साइज पर भी डिपेंड करता है। ऐसा प्रयोग करके हमने देखा है। अब इसके बाद आता है अधातु, नॉन मेटल्स। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस कुछ अधातु है। सामान्यतः ठोस अधातु भंगुर होते हैं और उनमें चमक नहीं होती। ज्यादातर जो अधातुएं नॉन मेटल्स वह भंगुर होते हैं, भंगुर अर्थात टूट सकते हैं, ब्रेक जल्दी होते हैं, और उनमें चमक नहीं होती। अगर हमने देखा कि धातुओं को पीटने के बाद उसकी पतली सीट या चद्दर बन सकती है, किंतु अधातुओं के साथ ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो अधातुएं हैं भंगुर होती है, अगर हम लोग उसको हथौड़े से पीटते हैं या किसी भारी चीज से पीटते हैं तो वह टूट करके टुकड़ों में बिखर सकती है। और मेटल्स में चमक होती है और नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है, धातुओं में चमक नहीं होती। फिर भी उसके भौतिक गुणधर्म क्या है हम यहाँ पर देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। भौतिक अवस्था, सामान्य तापमान पर अधातु ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। हम लोगों ने देखा था धातुएं जो है अधिकतर ठोस अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में मर्क्यूरी, गैलियम देखा था कि वह रूम टेम्परेचर पर भी द्रव अवस्था में मिलती है। अपवाद है, ज्यादातर धातुएं ठोस अवस्था में होती है, लेकिन अधातुएं कैसी है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस, द्रव तथा गैस, इन तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। द्रव अवस्था ब्रोमियम, गैस अवस्था, गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह की जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें, ये सब कैसे गैसीय अवस्था में। द्रव अवस्था में यहाँ पर ब्रोमाइन दिया है, यहाँ पर ब्रोमाइन, ऑक्सीजन दिया है जो गैसीय अवस्था में है। या द्रव अवस्था में सल्फर और कार्बन, ये सब चीजें ठोस अवस्था में हमको दिखाई देती है या मिलती है। चमक, और यहाँ पर ब्रिटलनेस दिया है, देखो इसको हम आसानी से भंगुर होते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं। चमक, अधातुओं में चमक नहीं होती। अपवाद है हीरा, आयोडीन के केलास। आप ज्यादातर जो अधातुएं हैं, इसके अंदर चमक नहीं होती, शाइन नहीं करते। जैसे हम लोगों ने देखा मेटल्स बहुत चमकते हैं, सोने ही जैसे धातु है उसके ऊपर जैसे ये पहनते हम लोग तो पॉलिश करके पहनते तो सुंदर दिखाई देता है, चमक होती है उसके अंदर एक तरह की। चांदी में चमक होती है, किंतु अधातुओं में चमक नहीं होती। उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए, हीरा, आयोडीन। आयोडीन के कैलाश जो हम लोग कॉमन सॉल्ट में यूज करते हैं, नमक में उपयोग करते हैं, उसमें थोड़ी सी चमक होती है। उसी तरह से हीरा एक चमकदार अधातु है। कुछ अधातु रंगहीन, तो कुछ अधातुओं के विविध रंग होते हैं। कार्बन अर्थात कोयला, कार्बन कोयला काले रंग का होता है, हम लोगों ने देखा है कोयले का रंग काला होता है। वह कैसे, उसके अंदर चमक नहीं होती। अब ब्रिटलनेस, भंगुरता, कोयला लेते हैं उसको हथौड़ी से ठोकते हैं तो वह टूट जाता है, टुकड़ों में बिखर जाता है। उसी तरह से चाक है, चाक को हमने जैसे ही तोड़ा टूट गया, अर्थात अधातु है और उसमें भंगुरता यह गुणधर्म है। कुछ अधातु नरम भी होते हैं और कुछ बहुत अधिक कठिन। ज्यादातर अधातुएं थोड़ी सॉफ्ट होती है, ब्रिटल होती है, आसानी से टूट जाती है। किंतु एक हीरा है जो कार्बन का अपरूप है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है। अर्थात उससे कठोर कोई भी प्राकृतिक पदार्थ, नेचुरली जो चीजें मिलती है हमको इस संसार में, इस दुनिया में, उससे कठोर कोई भी प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। हीरा एक कार्बन का अपरूप है। अब तन्यता और आघात वर्धता।
डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, हम लोगों ने देखा धातुएं आघात वर्धनीय होती है, उनमें तन्यता का गुणधर्म होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अधातुओं में इस तरह का कोई गुणधर्म नहीं होता। अधातुओं में तन्यता और आघात वर्धता का गुणधर्म नहीं होता। उष्मा तथा विद्युत का संचलन, हमने देखा है कि सभी धातुओं में कुछ धातुएं अपवाद है, जैसे सीसा था जिसमें उष्मा और विद्युत का संचलन नहीं होता, बाकी सभी धातुओं में उष्मा और विद्युत का संचलन होता है। तो यहाँ पर कुछ अधातुएं हैं जिसमें उष्मा और विद्युत का संचलन होता है, बाकी सभी अधातुओं में उष्मा और विद्युत का संचलन नहीं होता। अपवाद के लिए ग्रेफाइट है जो विद्युत का उत्तम सुचालक है। ग्रेफाइट, इस तरह का जो पेंसिल की लीड होती है काले रंग की, उसे कहते हैं ग्रेफाइट। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, विद्युत उसके अंदर से प्रवाहित होती है। बाकी सभी धातुएं उष्मा की सुचालक और सभी धातुएं उष्मा की कुचालक। अपवाद यहाँ पर दिया है ग्रेफाइट, जो कि उष्मा और विद्युत की सुचालक है, उष्मा की कुचालक किंतु विद्युत की सुचालक है। ग्रेफाइट ऐसा अधातु है। धन्यता, घनत्व, डेंसिटी, अधातु का घनत्व कम होता है। हमने देखा कि धातुओं का घनत्व अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर दिया है अधातु, अधातुओं का जो घनत्व होता है वह धातुओं की अपेक्षा कम होता है। द्रवणांक तथा क्वथनांक, पहले ही बताया मैंने, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पर अधातुओं के द्रवणांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। अपवाद है कार्बन, बोरान, ये ठोस अधातु है जो उच्च तापमान पर पिघलते हैं। बाकी के जितने भी अधातु हैं कम तापमान पर ही पिघलते हैं। ज्यादा तापमान पर पिघलने वाले अधातु है कार्बन, बोरान। इसके बाद उपधातु, मेटालाइट्स या धातु सदृश्य जिसको कहते हैं, दोनों के गुणधर्म, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टंगस्टन, एंटीमनी, इस तरह के कुछ तत्व हैं जो धातु और अधातु के बीच के होते हैं। ऐसे तत्वों को उपधातु कहते हैं। मेटल्स और मेटालाइट्स, मेटालाइट्स क्या होता है, जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के गुणधर्म उसके अंदर कुछ निहित होते हैं, उसको धातु सदृश्य या उपधातु या मेटालाइट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टंगस्टन, ये सब उपधातुएं हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या है? अब केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वह उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, अब हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण सभी तत्वों के रासायनिक क्रियाओं का आधार होता है। अधिकांश धातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कवच में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम अर्थात 3 तक होती है। उसके जो सेल होते हैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, उस तरह से तत्व यहाँ पर दिया है। सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा 281। जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट कवच में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1। उसी तरह से मैग्नीशियम 12 है टोटल, परमाणु क्रमांक 12 दिया है, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स, उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा 282। उसी तरह से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में 13, 283, पहले कवच में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3। थोड़ा अपना माइक म्यूट रखिए। आयनों की निर्मिति, धातुओं में उनके संयोजकता, इलेक्ट्रॉन त्यागकर धनावेशित आयन, धानायन अर्थात केटायन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है। अब जैसे कि हम लोगों ने सोडियम देखा, यानी तो 281 इलेक्ट्रॉनिक संरूपण था, पहले सेल में 2, दूसरे में 8, थर्ड में 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन वह छोड़ेगा, ऐसी प्रवृत्ति होगी। अगर उसको आउटर कंप्लीट करना है, आउटर सेल उसका कंप्लीट होना है, तो 28 और 1 सेल छोड़ेगा, तो एक कैटायन निर्मित करने की प्रवृत्ति धातुओं में होती है। अब सोडियम जो दिया है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में 282, हम लोगों ने देखा मैग्नीशियम में 12 है, तो 282। अब मैग्नीशियम में 28, आउटर ऑर्बिट कंप्लीट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स वह लीव करेगा, छोड़ेगा। वैसे एल्यूमिनियम है 283,
तो उसी तरह से 2 8 उसके ऑर्बिट दोनों भी कंप्लीट हो गए। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे उसको वो रिमूव करेगा, छोड़ेगा, त्याग करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। अब ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया होती है? ऑक्सीजन धातुओं का ऑक्सीजन के साथ संयोग होने से उनके ऑक्साइड निर्मित होते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु का ऑक्साइड। हम लोगों ने बारिश के समय देखा है, जो मेटल्स होते हैं ज्यादातर, लोहे की जो चीजें होती है, वस्तुएं होती है या ग्रिल्स है, अगर उसको हम लोगों ने ठीक से पेंट नहीं किया है, कलर नहीं किया है, तो हवे के साथ, हवा के अंदर जो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर रस्ट आ जाता है। उसको बोलते हैं धातुओं के ऑक्साइड्स, रस्ट लगना, उस पे जंग लगना। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइडों की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर लवण और पानी निर्मित होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड प्लस अम्ल बराबर अम्ल व लवण। इस तरह से हम देते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड्स बनते हैं। हाँ, इसके बाद अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया, अधिकतर धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर धातुओं के लवण निर्मित होते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं धातु प्लस तनु अम्ल, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके अंदर मैग्नीशियम स्ट्रिप डालो या जस्ते का चूर्ण, एल्यूमिनियम का चूर्ण डालते हैं, तो इस तरह से उसके अंदर बबल्स निकलते हैं। अब ये जो गैस इवोल्व हो रही है, निकल रही है, यहाँ पर अगर हम दूर से जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं, दिया सलाई के लिए हाथ दूर रखना है, तो लेकर जाते हैं, तो उस जगह पर फट से एक छोटी सी पॉप करके आवाज होती है और वह दिया सलाई बुझ जाती है और गैस जलने लगती है। तो यह जो गैस है इसका गुणधर्म है स्वयं ज्वलनशील होती है। इसका मतलब यह गैस हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है, अगर जानकारी लेना हाइड्रोजन गैस की, तो कैसे वह स्वयं जलती है, जलने में सहायक नहीं होती। तो जैसे ही हम इसके ऊपर दिया सलाई या जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं, तो दिया सलाई या मोमबत्ती बुझ जाती है और वह इसके अंदर से जो गैस निकल रही है वह स्वयं जलने लगती है। इसका मतलब यह गैस हाइड्रोजन गैस है। अब पानी के साथ अभिक्रिया, कुछ धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस की निर्मित होती है। कुछ धातुओं के पानी के साथ, तो कुछ की पानी के भाप के साथ अभिक्रिया होती है। उनकी अभिक्रिया का दर भिन्न भिन्न होता है। कुछ धातुएं जो पानी के साथ रिएक्ट करती हैं, और कुछ धातुएं जैसे सोडियम है बहुत तेज रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, कॉपर रिएक्ट नहीं कर रहा है, पानी में वैसे ही पड़ा है। तो इसका मतलब है कुछ धातुएं पानी के साथ अभिक्रिया करती है, तो कुछ धातुएं पानी के वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। पानी के साथ उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, तो किसके साथ रिएक्ट करेंगी? हो जो स्टीम निकलती है, वाष्प निकलती है, उसके साथ वो रिएक्ट कर सकती है। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, अधिकतर अधातुओं के संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक अर्थात 4 से 7 तक होती है। अब यहाँ पर तत्व दिया है, नाइट्रोजन 7, परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 5। पहले ऑर्बिट फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सर्कल जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें 5 है। यहाँ पर ओ 8 दिया परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन 2 6, बाह्य कक्षा में 6 है। वैसे क्लोरीन 17, तो 2 8 7, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, तो मैक्सिमम 7 होगा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, आयनों की निर्मिति, अधातुओं में उनकी संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन, ऋण आयन अर्थात एनायन निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर दिया है क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो 287 एक इलेक्ट्रॉन लीव करेगा या गेन करेगा, तो जाकर के उसका आउटर ऑर्बिट कंप्लीट होगा, फ्लोरीन क्लोराइड आयन। उसी तरह से ऑक्सीजन 2 6, तो 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा, गेन करेगा, तब जाकर के ऑक्साइड आयन बनेगा। उसी तरह से नाइट्रोजन है 2 5,
अब बाह्य कक्षा पूर्ण होने के लिए इसे 3 आयन की और जरूरत है, तो बनेगा नाइट्राइड आयन। अब ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया होती है? अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करते हैं। अधातु प्लस ऑक्सीजन, अधातु के ऑक्साइड। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, वे क्षारकों के साथ संयोग करके घुलनशील लवण और पानी निर्मित करते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे CO2 प्लस 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na2CO3 प्लस H2O। H2O अर्थात पानी, पानी की निर्मित होती है। तो यहाँ पर अधातुओं के ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करके अम्ल निर्मित करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण है CO2 प्लस H2O, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड बना यहाँ पर। उसी तरह से SO2 प्लस H2O, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। वैसे ही SO3 प्लस H2O, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। अधातुओं के तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं होती। अब राजधातु क्या है? सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम जैसी कुछ धातुएं राजधातुएं। वे प्रकृति में तत्व के स्वरूप में पाई जाती हैं। उन पर हवा, पानी, उष्मा का सरलता पूर्वक परिणाम नहीं होता। उनकी क्षरण तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया कमरे के तापमान पर नहीं होती। नोबल मेटल्स जिसको बोलते हैं, सोना, चांदी, प्लैटिनम और रोडियम जैसी राजधातुएं, अर्थात इस पर किसी भी हवा, पानी, उष्मा, इन सब चीजों का सरलता पूर्वक परिणाम नहीं होता, डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते ये सब मेटल्स ऐसे, इसलिए इनको राजधातु नाम दिया गया। अब यहाँ पर राजधातुओं का उपयोग क्या है? सोना, चांदी, प्लैटिनम का उपयोग मुख्यतः आभूषण बनाने के लिए, जो ऑर्नामेंट्स है, महिलाएं जो गहने पहनती, पुरुष पहनते, उन गहनों को बनाने के लिए राजधातुओं का अधिकतर उपयोग करते हैं। चांदी का उपयोग कई औषधियों में भी किया जाता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है उसमें। सोने चांदी के पदक भी तैयार किए जाते हैं। मेटल जो होता है, सोने चांदी का मेडल्स बनते हैं, गोल्ड मेडल और चांदी के भी मेडल्स, रजत पदक जिसको बोलते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चांदी सोने का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के बहुत से पार्ट्स में भी इन सब चीजों का उपयोग करते हैं। प्लैटिनम, पैलेडियम, इन धातुओं का उपयोग संप्रेरक, कैटलिस्ट के रूप में। कैटलिस्ट क्या होता है? जो किसी भी अभिक्रिया को तेज करने का काम करता है, इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। अब सोने की शुद्धता क्या है? प्योरिटी ऑफ गोल्ड। स्वर्णकार की दुकान पर सोने का भाव पूछने जाएंगे तो अलग अलग होता है, 23 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड। यहाँ पर दिया है तो सोने की 100% शुद्धता 24 कैरेट, 22 में 91.66, 18 कैरेट में 75% गोल्ड होता है। बाकी दूसरे तांबा या चांदी उसके अनुपात में मिलाते हैं। तो जितना ज्यादा शुद्ध होगा सोना, उतना वह उसका कैरेट ज्यादा होगा। कैरेट ज्यादा है उतना ही वो सॉफ्ट होगा, नरम होता है। 24 कैरेट में आभूषण नहीं बन सकते, इसके लिए हम लोग कम से कम 22 या 23 कैरेट के आभूषण बनवाते हैं। तो यहाँ पर 10 कैरेट में 41.66, अर्थात वो सोना सस्ता होगा, उसके अंदर चांदी या तांबे की मिलावट अधिक होगी। तो जैसे जैसे कैरेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी शुद्धता बढ़ती है। अब यहाँ पर क्षरण दिए, धातुओं पर नमी के कारण हवा की गैसों की, ये सब सीन हम लोग बरसात के दिनों में देख सकते हैं। जो चैन है उसके ऊपर रस्ट लगी है, दरवाजे जो लोहे के होंगे उस पर रस्ट या जंग लगता है, इसको कहते हैं क्षरण। इस तरह से लोहा घसते घसते खत्म हो जाता है या टूट जाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, अमेरिका के न्यूयॉर्क के शहर के पास समुद्र में स्वतंत्रता स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जिसको बोलते हैं, स्वतंत्रता देवी की मूर्ति है। वास्तविक मूर्ति का पृष्ठभाग तांबे से बनाया गया है, परंतु अब वह हरे रंग की दिखाई देती है। उसका कारण यह है कि हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और आर्द्रता की तांबे के साथ अभिक्रिया होने से हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट निर्मित हुआ। यह क्षरण का एक उदाहरण है। घर पर भी हम इस तरह के अपने पुराने पात्र देखते हैं, तांबे के, पीतल के, वो अभी उस पर भी ग्रीनिश कलर का लेयर आता है, जो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उसमें क्षरण होता है। अब मिश्र धातु क्या है? एलॉय जिसको बोलते हैं, दो या दो से अधिक, जैसे पीतल है, पीतल भी एक मिश्र धातु है। अब मिश्र धातुओं के वजह से यहाँ पर दिया है, लोहा, क्रोमियम, कार्बन, निकल, इन सब चीजों से मिश्र धातुएं बनाई जाती है। पीतल क्या है? तांबा और जिंक जस्ते द्वारा मिला करके बनाया जाता है। कांसा भी एक मिश्र धातु है, तांबा और टीन से बनाते हैं। इससे उसका टिकाऊपन ज्यादा होता है, क्षरण नहीं होता, कई वर्षों तक टिकता है। अब दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में लगभग 1500 वर्ष पूर्व तैयार किया गया लोहे का स्तंभ,
इतने वर्ष होने के बावजूद भी यह स्तंभ आज भी वैसे ही चमकदार है, लोहे का है, किंतु यह मिश्र धातु का होने के कारण यह इतने वर्षों से आज तक भी वैसे ही सुरक्षित और चमकदार है। अब इस लोहे में अत्यल्प मात्रा में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस मिश्रित किए गए, इसकी वजह से वह आज भी बरकरार है, उसमें क्षरण नहीं हो रहा है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।